सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सिफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया है। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया गया। भारतीय सिफारत खाने को पहले दिन से हमलावर के भारतीय शहरियत होने का इल्म था। नाजरीन को बताएं, हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया गया है। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, सिडनी बॉन्डी बीच हमला भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सरदार हमीद से। हमीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिडनी जो हमला है उसमें एक तो भारत के मुलव्विस होने के सबूत जो है मुकम्मल तौर पर सामने आ चुके हैं और भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम जो है उसके बेटे का पासपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ गया है। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम जो है उसका पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था और भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। और सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का जो पासपोर्ट है उसमें बताया गया है कि ये 10 साल के लिए 24 फरवरी 2022 को ये 10 साल के लिए जारी किया गया और भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय जो शहरियत का इल्म था और भारतीय हुकाम ने जानबूझकर ये हकीकत छुपाई है और गुमराह कुन मजमूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए की गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रा के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था और सिडनी हमले में मुलव्विस दोनों दहशतगर्द जो है वो भारत की खुफिया एजेंसी राज से मुंसलिक हो सकते हैं। ये कभी इम्कान है कि ये राह के बंदे थे और राज ने ही इनके लिए दहशतगर्दी का वाक़या कराया। जी ठीक है सरदार हमीद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस वक्त हमला हुआ उसके कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनट्स बाद कहें कि भारत ने इल्जाम तराशी शुरू कर दी थी, प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया था। ना सिर्फ भारत के मीडिया ने भी, इजरायली मीडिया ने भी साथ ही साथ ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। क्या समझ रहे इंडिया, क्या समझ रहा था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस या सिर्फ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस नहीं पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस इतनी वीक है कि वो कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि ये भारतीय लोग थे? बिल्कुल, भारत गलतफहमी का शिकार था और वो ये समझ रहा था कि भारतीय राह जो है वो ये समझ रही थी कि शायद जैसे माजी में वो बेबुनियाद पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते रहे हैं, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की वो कोशिशों में मसरूफ रहे हैं, तो एक बार फिर उन्होंने ये कोशिश की कि इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए। लेकिन वो चूंकि इंटरनेशनल इदारे हैं, इंटरनेशनल जो ममालिक हैं उनकी ज़ाहिर है इंटेलिजेंस इदारे बड़े स्ट्रांग हैं और वो तहकीक के वक्त कोई भी चीज़ जो है वो मीडिया पे शेयर नहीं करते और आपने देखा कि इस वाक़े में भी उन्होंने पूरी प्रॉपर तहकीकात की और तहकीकात के बाद जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये इंडियन नेशनल था ये और इंडियन निजात वहाँ पे इस कार्रवाई में मुलव्विस था, ऑस्ट्रेलियन नेशनल भी था, लेकिन ये बुनियादी तौर पर हैदराबाद जो हिंदुस्तान का इलाका है वहाँ से इसका ताल्लुक था और बाप बेटा थे। ये दोनों तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उन्होंने अनाउंस किया है और इसी वजह से हिंदुस्तान की एक बार फिर सुर्खी हुई है और इस वक्त पूरी आलमी सतह के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान बेनकाब हो चुका है कि वो दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और दहशतगर्दी करा रहा है और अपने मजमून मकासद जो है उनकी तकमील के लिए ये हरकतें कर रहा है। लेकिन अब जिस तरह के बरतानिया ने पाबंदियां, बरतानिया अपनी इस हवाले से सोच रहा है चीजों पॉलिसीज के ऊपर, अमेरिका ने भी काफी हद तक जो है वो हिंदुस्तान से मुतालिक जो चीजों में तब्दीली की है और बहुत सी चीजें जो अभी मजीद होंगी और वो लगता यही है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को मजीद पाबंदियों का सामना इस हवाले से करना पड़ सकता है और इनके जो स्वारफ खाने हैं वहाँ पे वो इस तरह की वहाँ पे इनके लोग जो राह के मौजूद है और वो दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों में मुलव्विस है। जिस तरह कनाडा के अंदर उन्होंने दहशतगर्दी की और राह ने बराह रास्त जो है वो खालिस्तान तहरीक के रहनुमा नजर सिंह का कत्ल किया। इसी तरह जो अमेरिका के अंदर भी एक जो खालिस्तान तहरीक के सरबराह थे उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया, उसमें भी राह मुलव्विस पाई गई थी और तमाम जो ताने बाने उसके थे वो हिंदुस्तान से जा मिले थे और राह से मिले थे। तो अब ये सिडनी वाला वाकया भी जो है इसमें वाज़ेह तौर पर ये शवाहिद सामने आ चुके हैं कि हिंदुस्तान की राह और हिंदुस्तान की सरकारी सरपरस्ती में ये दहशतगर्दी कराई गई है जिसमें दर्जनों लोगों को वहाँ पे हलाक किया गया है और जख्मी भी हुए लोग। तो ये सारी सूरत हाल अब दुनिया के सामने आ चुकी है और इम्कान यही है कि आलमी सतह पर जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो इसके ऊपर कोई ठोस इक़दाम करेगी और हिंदुस्तान की ये जो हिंदुस्तानी राह जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर
دہشت گردی میں انوالو ہے اور دہشت گردی وہاں پہ کر کے اپنے مضمون مقاصد جو ہے وہ پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس کے سے دنیا جو ہے وہ اب آگاہ ہو چکی ہے اور امکان یہ ہے کہ بہت جلد جو ہے اس حوالے سے عالمی سطح پہ بھی جو ہے اقوام متحدہ بھی اس سے کوئی اقدامات کرے گی، کیونکہ اب یہ حد کراس کر چکا ہے ہندوستان. اور جس طرح انہوں نے کینیڈا کے اندر جا کے کینیڈین شہری کو قتل کیا جو نجر سنگھ تھے، ان کا قتل ہوا. اسی طرح امریکہ کے اندر بھی سکھوں کے اوپر اٹیک کیے گئے اور وہ بھی امریکی شہری تھے. اس طرح جتنے بھی غیر ممالک کے اندر جو کاروائیاں اس وقت دہشت گردی کر رہا ہے بھارت، وہ اب جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے اور اتنی ٹھوس خواہش جو ہے وہ بھارت کے خلاف اب سامنے آ چکے ہیں. اس میں بھارت کے لیے جو ہے چھپنے کی جگہ نہیں بچی اور یہ سبکی در سبکی ہو رہی ہے. اور یہ ایک بار پھر اس واقعے کے اندر بھی جو ہے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ یہ اب اس کے لنکیجز ملتے ہیں اور یہ کہا گیا سڈنی حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد جو تھے بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے منسلک ہو سکتے ہیں. تحقیقات جو ہے وہ اسی طرف بڑھ رہی ہیں آگے اور پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی جو ایک ناکام کوشش ہندوستان کر رہا تھا اور وہ بھی زمین بوس ہو گئی. اور پوری دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے کہ جو بیانیہ ہندوستان کا ہے پاکستان کے خلاف وہ بالکل بے بنیاد ہے. اور ماضی میں بھی وہ جتنے بھی بیانیے اس طرح کے بنا چکا ہے پاکستان کے خلاف جو عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، وہ بھی پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے. اس میں بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ فیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ اس نے کرنے کی کوشش کی پاکستان کو بدنام کرنے کی. اور پھر اسی طرح عالمی بینک اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں وہاں پہ بھی اس نے پوری کوششیں کی ہیں لیکن وہ ابھی تک ناکام ہے. اور اب دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر یہ بات باور کر چکی ہے، دنیا سمجھ چکی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ مخصوص ایک ایجنڈے کے تحت ہے اور ہندوستانی جو راہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہی ہے. جی ٹھیک ہے سردار حمید، اب بھارت پاکستان میں ہی نہیں، افغانستان میں، یو کے، کینیڈا، بنگلہ دیش، سری لنکا، تمام ہی جگہ دہشت گردی میں آگے آگے رہا ہے اور اب آسٹریلیا میں بھی دہشت گردی میں بھارتی ہی ملوث ہیں. کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ آسٹریلیا اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن بھی لے گا؟ جی بالکل، آسٹریلیا جو ہے وہ اس کے خلاف سخت ایکشن لے گا اور آسٹریلین حکومت جو ہے وہ بڑی ذمہ دار وہاں پہ حکومت اس وقت موجود ہے اور وہ ابھی تحقیقات کا انتظار کر رہی ہے. جیسے ہی یہ فائنلائز ہو جائیں گی اور ان کے لنکیجز جو ہے وہ جس طرح بھارت سے جواب مانگ لیا گیا باقاعدہ طور پر سفارت خانے کے ذریعے ان سے اس حوالے سے وضاحت طلب کر لی گئی ہے. نمائندہ خصوصی سردار حمید آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کو بتائیں کہ بھارتی نژاد دہشت گرد ساجد اکرم کا پاسپورٹ بھارتی سفارت خانے نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا تھا. سڈنی بیچ واقعے پر بغیر شواہد پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. واقعے کے فوری بعد بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا نے پاکستان پر الزام لگا دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی غیر ملکی میڈیا کو اسلام آباد میں بریفنگ، کہا بھارت کی جانب سے فوراً پاکستان کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنایا گیا. سڈنی واقعے پر پاکستان کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش کی گئی. آج کے دور میں کسی بھی شخص کی پہچان کے جدید طریقے موجود ہیں. آسٹریلوی حکام نے بونڈائی بیچ واقعے پر ذمہ داری کا ثبوت دیا. آسٹریلوی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ واقعے کا ملزم تلنگا حیدرآباد بھارت سے تعلق رکھتا ہے. اب واضح ہو چکا کہ دہشت گردوں کا تعلق بھارت سے ہے. واقعے میں ملوث شخص کو سڈنی میں بھارتی ہائی کمیشن نے پاسپورٹ بھی جاری کیا تھا. مستند چینلز کے ڈس انفارمیشن کا حصہ بننے پر افسوس ہوا. مستند چینلز نے بونڈائی بیچ واقعے پر ادارتی قوانین کا بھی خیال نہیں کیا. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. پاکستان خود طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہوا ہے. پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی اور کرتا رہے گا. سڈنی کے بونڈائی بیچ پر ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں گرفتار حملہ آور پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. زیر حراست زخمی ملزم نوید اکرم ہسپتال میں زیر علاج ہے. سڈنی پولیس چیف نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ بونڈائی بیچ واقعے کی جامع تحقیقات کی جائے گی. اس سے قبل بھارتی پولیس نے تسلیم کیا کہ سڈنی حملے کے ملزمان بھارتی ہیں. ریاست تلنگانہ پولیس کے مطابق واقعے میں ہلاک ہونے والا حملہ آور ساجد اکرم حیدرآباد کا رہائشی تھا. ساجد اکرم نے آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد بھارت کے 6 دورے کیے جو زیادہ تر خاندانی نوعیت کے تھے. فلپائن کے صدارتی ترجمان کلیری کاسترو کا کہنا ہے کہ بونڈائی حملہ آوروں کے فلپائن کے دورے کے دوران بھی دہشت گرد ٹریننگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے. سڈنی پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں ملزم نوید زخمی جبکہ باپ ساجد اکرم مارا گیا تھا. واقعے میں 15 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہوئے تھے.
पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को तारीखी शिकस्त देकर एक बार फिर अपनी फजाई और अस्करी बर्तरी का मुजाहरा किया। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत ने अपनी नाकामी का एतराफ करके हकीकत को भी तस्लीम कर लिया है। कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान ने जंग के पहले दिन ही भारत को पाकिस्तान के हाथों मुकम्मल पिस्पाई का सामना करने का एतराफ कर लिया। मजीद कहा कि 7 मई को सिर्फ आधे घंटे की फजाई लड़ाई में हम पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुके थे। भारतीय तैयारों को मार गिराया गया और पूरी भारतीय फजाइया ग्राउंड पर रुक गई। पृथ्वीराज चौहान ने यह भी कहा कि भारतीय फजाइया के दीगर तैयारे पाकिस्तान के हाथों मार गिराए जाने के खौफ से मैदान में उतरने से कासिर थे। भारतीय फौज क़यादत ने भी ऑपरेशन सिंदूर में अपनी नाकामी का एतराफ किया। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी और भारतीय फजाइया के आला अफसरान ने खुलकर बयान दिया कि जंग में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुसलमान खातून डॉक्टर का निकाब खींचने पर भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में रियासत तेलंगाना के वजीर बराए अक़लियती बहबूद अजहरुद्दीन का यह भी कहना था कि यह बहुत बुरी और जाहिलाना हरकत है। इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक वजीर आला होने के नाते उन्हें सोचना चाहिए था और इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नाजरीन को बताएं कि भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुसलमान खातून डॉक्टर का निकाब खींचने पर भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। नाजरीन को आगाह करें, न्यूज बुलेटिन का सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बताएं कि अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने तालिबान सरबराह शेख हैबतुल्लाह अखवंजादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। जरीदे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि तालिबान के 20 से जायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। दी नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि तालिबान के जेर इंतजाम मदारिस और तालीमी निजाम को एक नजरियाती हथियार में तब्दील कर दिया गया है, जहां तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जरीदे ने इंकशाफ किया कि तालिबान की जानिब से इस्लाम की तशरीही अफगान या पश्तून रिवायत का तसलसल नहीं बल्कि एक दरामदशुदा आमिराना नजरिया है जिसका मकसद नजरियाती अतात गुजारी पैदा करना है। दी नेशनल इंटरेस्ट ने यह भी कहा कि तालिबान का यह नजरियाती तालीमी मॉडल मुस्तकबिल में न सिर्फ खत्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकता है और जनूबी वस्ती एशिया को अदम इस्तेहकाम से भी दोचार कर सकता है। नाज़रीन को आगाह करें, अडयाला जेल के बाहर धरने का मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया गया है। अलीमा खान, डॉक्टर अजमा, नौरीन न्याजी, कासिम खान, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा समेत 400 मुल्जिमान नामजद किए गए हैं। नुमाइंदा खुसूसी फैसल हकीम हमारे साथ मौजूद है। फैसल, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, अडयाला जेल के बाहर धरने का मुकदमा थाना सदर बैरूनी रावलपिंडी में दर्ज कर लिया गया है और इस मुकदमे में अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा, नौरीन न्याजी, कासिम खान, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा समेत 400 जो मुल्ज़मान है उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। नईम पंजोसा, ताबिश फारूक, तैयबा राजा भी और नादिया खटक, हारून राजा, असद अब्बास, जफर गोंदल, शफकत अब्बास भी जो है वो मुकदमे में नामजद किए गए हैं। 14 मुल्ज़मान मौका से गिरफ्तार किए गए थे जिन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो पेश कर दिया गया और पुलिस ने हमले के साथ साथ दफा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्जामात के तहत जो है वो FIR दर्ज की है। जी ठीक है, मैं अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा खुसूसी फैसल हकीम, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 92 में से 70 अरकान वफाकी पुलिस को मतलूब हैं। PTI के 70 MPs के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। सबसे ज्यादा मुकदमा साबिक वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हैं, जबकि PTI के अक्सर MPs ने अभी तक किसी अदालत से जमानत भी नहीं करवाई है। इस्लामाबाद पुलिस ने माजी में दर्ज मुकदमात की तफसीलात जमा करवा ली। मुकदमात में दहशतगर्दी, पुलिस और रेंजर्स अहलकारों के कत्ल जैसे संगीन दफात भी शामिल हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पुलिस को 11 मुकदमात मतलूब हैं। सुहेल आफरीदी पर 7ATA और पुलिस अहलकारों पर हमले के मुकदमात दर्ज हैं। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम के मशवरे पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 समेत अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल वजीर आजम को वापस भिजवा दिया। फैसल हकीम की रिपोर्ट देखिए।
सदर ममलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर कानून शहादत तरमीमी बिल 2025, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। किंग हम्द यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएट मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तौसीक कर दी गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल वज़ीर-ए-आज़म को वापस भिजवा दिया गया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 सूबाई मुशावरत की जरूरत के पेश नजरसानी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वापस भिजवाया है। सदर ममलिकत ने कहा कि सूबों में दानिश स्कूलों के क़याम की मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों से पेश की मुशावरत नागुज़ीर है। पाकिस्तान के मुआशी मैदान में कामयाबियों से सार्फिन के एतमाद में भी इजाफा हो गया। गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सहमाही बुनियाद पर अवाम के एतमाद के अशारिये में कमी के बावजूद मजमूई रुझान पिछले साल के मुकाबले में बेहतर रहा है। पाकिस्तान कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ने का अशारिया 72.9 से बढ़कर 76.4 तक पहुंच गया है। सार्फिन के एतमाद में बेहतरी पर अब हुकूमत की जानिब से महंगाई और बेरोजगारी में कमी के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम की भी जरूरत है। पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक अवाम में मुस्तकबिल का इशारिया 98.2 के साथ बरकरार है। 74.4% अवाम मुश्किलात के बावजूद मुस्तकबिल के बारे में पुर उम्मीद हैं। 61.6% अफराद का कहना है कि अगले 6 माह में इनके घरेलू माली हालात बेहतर या कम अज कम बरकरार रहने की तवक्को है। 108% घरेलू आमदनी पर एतमाद में भी मुस्बत इजाफे पर अवामी आमदनी का इशारिया इनकम बढ़ने या बरकरार रहने के लिए पुर उम्मीद है। 63% पाकिस्तानी अपने वसाइल में इजाफे या बरकरार रहने की तवक्को रखते हैं। सर्वे के मुताबिक 84% पाकिस्तानी रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे पर परेशान है। बेरोजगारी से मुतालिक 56.5 अवामी राय में फौरी बेहतरी की उम्मीद कम पाई जाती है। घरेलू बचतों के इशारे में 81% अवाम अखराजात में किसी हद तक बचत की तवक्को रखते हैं। 98.2 के इंडेक्स के साथ पाकिस्तानी अवाम मुस्तकबिल के बारे में मुताद मगर पुरुमीद हैं। बिजली के सार्फिन के लिए खुशखबरी। नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा 31 दिसंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त में बताया गया कि नवंबर के महीने में डिस्कोस को मजमूई तौर पर 7 अरब 81 करोड़ 30 लाख यूनिट बिजली फराहम की गई है। कराची में जगह जगह खुले नाले मौजूद हैं जो हादसात का सबब बन रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कोरंगी कबड्डी ग्राउंड के करीब नाले में 70 साल बुजुर्ग शहरी गिरकर जाँ बहक हो गए थे। नाले के अतराफ में माजूर और नाबीना बच्चों के 2 स्कूल भी मौजूद है जो इस इलाके की संगीन हिफाजती खामियों को उजागर कर रहे हैं। मजीद के तफसीलात है जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 मलिक आफ्ताब हुसैन से जो इस वक्त नाले के करीब ही मौजूद हैं। जी मलिक आफ्ताब हुसैन, क्या मनाजिर देख रहे हैं? अब तो इंतजामी हरकत में भी आ गई है और ये नाला है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कम से कम ये 8 से 10 से 12 फुट भी कहीं है और कहीं 10 फुट है, कहीं 8 फुट है गहरा। और इसमें बासानी जो है कोई शख्स डूब सकता है। जब बारिशें हुई थी तो कई मोटरसाइकिल सवार डूबे थे। और सबसे अहम बात यह है कि ये साथ जो है ये नाबीनों का स्कूल है। इससे कुछ ही फासले पर जो है माजूर अफराद का स्कूल है जो उसके सामने ये नाला है। यानी यकीनी तौर पर एक मौत का ये कुआँ है। और अभी मुख्तलिफ जो है यहाँ पर जो यहाँ के जो चूसी चेयरमैन हैं उनकी जानिब से यहाँ काउंसलर आए थे मोहम्मद तला जिनसे हमारी बात हुई जिनका तलक जमा इस्लामी से। मलिक आफ्ताब हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया।